नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ईवीएस का सॉल्यूशन एनवायरमेंटल स्टडीज का 30 क्वेश्चन है। ये है 31 दिसंबर 2021 का है। तो आइए हम लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, आपके रहा पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर या फिर 1 या 2 दिन तक छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो वह क्या होता है। तो आप देखे होंगे, चना या मूंग दाल को पानी में भिगोकर 1-2 दिन के लिए उसको फिर छोड़ दीजिएगा तो वो जो है उसमें जो अंकुरन पैदा होता है वो जड़ होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये 62 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। तो अगर उसमें मांड होगा, मांड का मतलब स्टार्च, अगर उसमें स्टार्च होगा तो वो जो विलयन है वो नीला काला हो जाएगा। अगर उसमें मंड अनुपस्थित रहेगा तो आयोडीन का जो घोल है वो खुद नारंगी रंग का ही बना रहता है, और जब उसमें ये मंड या स्टार्च उपस्थित रहता है तो वो नीले काला रंग का हो जाता है। ये जो मंड है एक प्रकार का ये स्टार्च है। आइए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। कह रहा है कि बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन B12 की कमी से मुंह में छाले, घाव, एनीमिया आदि होता है। और विटामिन बी को ही राइबोफ्लोविन कहा जाता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, और विटामिन B3 को ये नियासिन कहा जाता है। इसको नियासिन कहा जाता है। इससे पेलाग्रा रोग होता है। आप समझ गए होंगे कि बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये तना से प्राप्त होता है। पटसन कहते हैं जूट को। जूट का बोरा देखे हैं ना, वो पटसन का जो पौधा होता है उसके तना से बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, ये है आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है। तो आलू है जो तना है, ठीक ना। आलू जो है ये तना है। आलू, अदरक, ये सब तना में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परजीवी पौधा है। तो परजीवी का मतलब होता है कि वो दूसरे पे निवास करता है और उससे उसको लाभ मिलता है, लेकिन जिस पे निवास करता है उसको लाभ नहीं मिलता है, ऐसे को परजीवी कहते हैं। तो ये अमरबेल हो जाएगा। सड़सठ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। तो पशुओं के द्वारा जो विस्थापित होता है वो आम का पौधा है। आम का जो बीज है वो पशुओं, जीव जंतु द्वारा विस्थापित होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। किसको बीज पत्र कहते हैं। तो बीज पत्ती को बीज पत्र कहते हैं। जो बीज होता है तो
वो जैसे ही अंकुरन होता है तो उसका जो पत्ती जो बनना शुरू होता है वो बीज के 2 भागों में फटने से बीज ही उसका पत्ती बन जाता है। तो इसका सी हो जाएगा। 69 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। तो नाइट्रोजन जोड़ने वाला जो ग्रंथि होता है वो तुलसी में नहीं होता है, मटर में होता है, गार्डन पी में होता है, मूंगफली में होता है, इसमें नहीं होता है तुलसी में पौधा में। ये नाइट्रोजन वो पौधे के जड़ में कुछ बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। जितने भी दलहन पौधे हैं उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पत्ती की सिराओं में छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। पत्ती में सिराओं और छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है सिरा विन्यास। इसको कहें क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। आप देखे होंगे कि जैसे पत्ती होता है ना, उसके बीच में लंबे लंबे आपको लकीर देखने को मिलेगा, सिरा देखने को मिलेगा, जिसमें एक मध्य सिरा होता है, बीच से एक सिरा होता है, उसके बाद इस तरीके से ऐसे 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 उससे जुड़ा होता है। आप ये पत्ती में देखते होंगे। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है जो जीवों के अवशेष से बना हो। तो अब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ये जो जीवाश्म ईंधन है ये परंपरागत स्रोत है, परंपरा से चला आ रहा है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो उष्मीय ऊर्जा है, ज्वार भाटा ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये ख़त्म नहीं होगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के ऊपरी भागों में वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? तो पौधे के ऊपरी भागों में जो वाष्प के रूप में जल की क्षति होता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखा है? तो ये स्थानीय पौधा है, एक ही स्थान में ये पाया जाता है, इसी स्थान में पाया जाता है, उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो बुध। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईबीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? तो हमें एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के उद्देश्य होना चाहिए कि लिंग संबंधी विषयों व हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। हम बच्चों को ईबीएस पढ़ा रहे हैं तो लिंग संबंधी जो मुद्दा होता है कि लड़कियों और लड़कों में भेदभाव होता है, तो ये सब का जो है हम गुण दोष का विवेचना करेंगे, समालोचना करेंगे। तो 1 नंबर हो जाएगा। 77 नंबर, ये रहा आपका 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि
प्राथमिक स्तर के ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा एवं मुद्दा एकीकरण। फिर है बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। यह थीम पर आधारित है। इसमें विज्ञान सामाजिक विज्ञान के विषय उप थीम शामिल है। तो उप थीम के रूप में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शामिल नहीं है। आपने पढ़ा होगा 6 गो थीम है, परिवार, मित्र, आवास, भोजन, ये सब मिलाकर के 6 गो होता है। तो ये तीनों सही है और तो बी नंबर हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, 78 नंबर कह रहा है कि निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? पर्यावरण के अध्ययन में, पर्यावरण के शिक्षा में कौन सा कथन सही है? अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ज्ञात से अज्ञात, ईवीएस एक प्रासंगिक स्वरूप है। तो आप देख रहे हैं कि ईवीएस में जो बच्चा होता है अनुभव द्वारा सीखता है, अनुभव द्वारा भी सीखता है, मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखाया जाता है। ईवीएस जो है, पर्यावरण जो है, एक प्रासंगिक स्वरूप है, मतलब एक प्रसंग है। इसमें संबंधों को खोज के एक दूसरे से मिलाकर पढ़ाया जाता है। तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। 78 के बाद है 79, ये ऊपर होगा, 79 इधर है। आइए देखिए 79 क्वेश्चन कहता है कि कह रहा है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? तो आप जानते हैं कि ईवीएस में 6 गो थीम है, जिसमें एगो थीम है चीज़ जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये ईवीएस का थीम है। इसके अलावा भी 5 गो थीम है, टोटल 6 थीम है। तो एक थीम ये हुआ और 5 गो और है, जिसका बारे में आप जानते हैं, परिवार, मित्र, आवास, योजना, पानी, यात्रा। आइए अगला क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एनसीईआरटी के ईवीएस पुस्तक के अंतरिक्ष सुनीता आधारित है। ईवीएस कक्षा में सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ना है। तो सुनीता का जो कहानी है उसमें वो है जो वास्तविक लोग और उसके अनुभव पर आधारित है। वास्तविक लोग और उनके अनुभव पर आधारित है। कैसे सुनीता अंतरिक्ष में गई थी, किस तरीके से एक लड़की होकर के अपना पढ़ाई लिखाई पूरा किया और अंतरिक्ष में जाने के लिए सोच लिया, वो अपना अनुभव का साझा कर रही है उस पाठ में। तो इसका सी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अन्न के संबंधित करने के निम्न में से कौन सा संसाधन सुझाव वो उपयुक्त है? अन्न पदार्थों के खराब तथा अपव्यय, ये अपव्यय लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंट में धुंधला सा है। तो खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन या सुझाव उपयुक्त है? तो ये है परिवार के अनुभव और पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण संबंधित व्यक्ति को साझा करना। देखिए खाद्य पदार्थ जो है कुछ दिन के बाद
खराब हो जाता है और उसे फिर फेंक दिया जाता है। तो ये कैसे परिरक्षित किया जाए, कैसे इसको आगे के उपयोग में लाने के लिए परिरक्षित किया जाए, इससे परिवार के सदस्यों से बातचीत करने पे आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ों को हम जैसे आम को परिरक्षित करने के लिए अचार बना लेते हैं, या और कुछ चीज़ों को परिरक्षित करने के लिए हम नमक या चीनी के घोल में उसको डाल देते हैं, तो कुछ दिनों तक वो ख़राब नहीं होता है। तो परिवार के साथ उसको बातचीत करना चाहिए। 82 नंबर है, यह है आपका 82 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छ अभियान चला सकता है। तो ये स्वच्छ अभियान अगर चलाना है तो प्रोजेक्ट परियोजना कार्य बच्चों को देंगे। ये प्रोजेक्ट परियोजना कार्य में बच्चे रुचि लेते हैं। ये है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 और कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित कहानी का प्रयोग किया गया है। कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कहानी का मुख्य उद्देश्य जो है कि प्राथमिक स्तर पर सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को समझना है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है आपका। 84 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, ये है आपका 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संसाधन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे जो उपयुक्त उद्देश्य होता है वो होता है कि विद्यार्थियों के मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। ये नहीं होगा विषय की प्रगति का आकलन कि कितना प्रगति हुआ, अंक श्रेणी देना, अगली कक्षा के लिए प्रोन्नति करना, ये नहीं होता है। ये होता है कि विद्यार्थियों की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रगति उसमें कितना हुआ ये देखना होता है। 85 का हो जाएगा। ये देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है। एक करा ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी और कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रति दिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है ये दृष्टांत वर्णन का, जो वो देख रहा है, दृष्टांत वो जो देख रहा है उसका उसमें वर्णन कर रहा है। पोर्टफोलियो जो होता है वो पूरे शैक्षणिक कार्य का उसमें वर्णन होता है, पूरे साल का वर्णन होता है। तो ये 1 नंबर हो जाएगा। आइए 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा 86 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है अवलोकन और सहयोग। ईवीएस में आपको याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए नहीं कहा जाता है, प्रत्याहन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए और बी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। उसके बाद है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन इधर है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या है। पर्यावरण की जो शिक्षक है उसको कक्षा में वास्तविक चुनौती होता है कि विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करना। मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं कक्षा में तो विद्यार्थी को उसमें सीखने का अवसर मिलना चाहिए। ये शिक्षक के लिए वास्तविक चुनौती होता है। चलिए आइए 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। वो है कविता और कहानी। बच्चे कविता और कहानी में खूब मज़ा लेते हैं और जल्दी सीखते हैं। तो 88 का ये हो जाएगा।
उसके बाद है 89 हो जाएगा, ये रहा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है, वो समुदाय के सदस्य हैं। बच्चा समुदाय के सभी सदस्यों को पहचानता है, भली भांति उनके बारे में जानता है, उसका आप उदाहरण लेकर के उसके साथ संबंध जोड़ के बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा जल्दी सीखता है। ये पठन सामग्री नहीं होगा, पठन सामग्री तो आपको दे ही दिया है क्वेश्चन में कि इसके अतिरिक्त पूछ रहा है। पठन सामग्री में ही प्रयोगशाला आ गया, संसार का मानचित्र पठन सामग्री में ही आ गया, तो इसके अतिरिक्त समुदाय का सदस्य होता है। निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? ये रहा आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? तो ये जो पोर्टफोलियो है का आकलन जो होता है, इसके द्वारा आनंद लिया जाता है। पोर्टफोलियो जो है ये मतलब ये रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग, ये सीखने के दौरान का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उसमें बच्चा देखता है कि हम अच्छा इस तरीके के बाद हम अच्छा ऐसे ऐसे सीख रहे थे, अच्छा ऐसे सीख रहे थे, इसके पहले हम इतना हम जानते थे, अब हम इसके बारे में इतना हम सीख गए हैं। तो इसको देख करके बच्चा आनंद लेता है। 90 का 1 हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी का देखेंगे।